नमस्कार। चलिए आज समझते हैं अमेरिका और ईरान के बीच इस उलझे हुए रिश्ते की कहानी को। एक ऐसी कहानी जो है तो 70 साल से भी ज्यादा पुरानी, लेकिन जिसका असर आज भी, इस वक्त भी पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जानते हैं ये पूरी कहानी एक बहुत ही अजीब सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक देश जिसे अमेरिका ने खुद अपने हाथों से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी हो, वही आज उसका सबसे बड़ा न्यूक्लियर दुश्मन कैसे बन गया? इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो इसकी जड़ें जाती हैं 1950 के दशक में। ये वो दौर था जब इन दोनों देशों के रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आने वाले कल की पूरी तस्वीर ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। देखिए कि चीजें कितनी तेजी से बदलीं। 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मोसद्दिक ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ईरान के तेल पर पहला हक ईरान के लोगों का है, और उन्होंने पूरे ऑयल उद्योग को नेशनलाइज कर दिया। अब ये बात ब्रिटेन और अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुई। नतीजा, बस 2 साल बाद 1953 में दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और मुसद्दिक की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। और फिर देखिए विडंबना, कुछ ही साल बाद 1957 में अमेरिका ने उसी ईरान को अपने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थमा दी। देखिए 1953 का वो तख्ता पलट सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। ईरान के लोगों के लिए ये एक बहुत गहरा जख्म था, एक अपमान था, और इसने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसे अविश्वास को जन्म दिया जो आज तक उनकी नसों में दौड़ता है। वो जो डेथ टू अमेरिका के नारे सुनते हैं ना, कहते हैं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 1970 के दशक में। ये एक ऐसा दशक था जिसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने डॉलर का सोने से कनेक्शन खत्म कर दिया। अब डॉलर को खड़े रहने के लिए एक नए सहारे की जरूरत थी, और वो सहारा बना तेल। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर एक जीनियस सिस्टम बनाया, जिसे आज हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम एक ऐसी मशीन की तरह है जो खुद को ही ताकत देती है। समझिए, दुनिया में किसी को भी तेल खरीदना है तो उसे पहले डॉलर खरीदना होगा, जिससे डॉलर की डिमांड और कीमत हमेशा बनी रहे। फिर तेल बेचकर कमाए गए खरबों डॉलर वापस अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होते हैं, और इसी पैसे से अमेरिका अपनी मिलिट्री को इतना ताकतवर बनाता है कि वो इस पूरे सिस्टम की हिफाजत कर सके। कमाल का लूप है ना? सब कुछ अमेरिका के प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर आया 1979 और ईरान की क्रांति ने इस पूरे सिस्टम को एक जबरदस्त झटका दिया। ईरान, जो इस सिस्टम का एक अहम पिलर था और अमेरिका का खास दोस्त था, वहां सब कुछ बदल गया। अमेरिका के समर्थक शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और एक ऐसे इस्लामिक रिपब्लिक का जन्म हुआ जो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। इस क्रांति के बाद दुश्मनी का एक बिल्कुल नया दौर शुरू होता है। ईरान को अब ये लगने लगा था कि अगर उसे इस दुनिया में टिके रहना है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ही उसे बचा सकता है। ईरान इराक युद्ध की भयानक तबाही और फिर सद्दाम हुसैन जैसे नेताओं का हश्र देखने के बाद ईरान इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर बड़ी ताकतों से खुद को बचाना है तो एक परमाणु हथियार ही उसके बचने की आखिरी गारंटी है। ये उनके लिए एक सर्वाइवल की बात बन गई। तो पूरा का पूरा विवाद एक बहुत ही टेक्निकल बात पर आकर अटक जाता है, यूरेनियम एनरिचमेंट। देखिए, जब यूरेनियम को 3 से 5% तक एनरिच किया जाता है तो उससे बिजली बनती है, मतलब शांतिपूर्ण काम। लेकिन अगर उसे 90% तक एनरिच कर दिया जाए तो वही यूरेनियम एटम बम बनाने का मटेरियल बन जाता है। ईरान हमेशा कहता रहा कि उसका प्रोग्राम पीसफुल है, पर अमेरिका और दुनिया को हमेशा ये शक रहा कि वो छिप कर हथियार बना रहा है। अब अमेरिका और इजराइल सीधी जंग तो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक छिपा हुआ वॉर शुरू कर दिया। स्टक्सनेट नाम का एक बेहद खतरनाक कंप्यूटर वायरस बनाया गया जिसने ईरान के हजारों सेंट्रीफ्यूजेस को अंदर ही अंदर तबाह कर दिया। इसके अलावा ईरान के एक के बाद एक कई टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की रहस्यमयी हादसों में या टारगेटेड किलिंग्स में मौत होने लगी। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब डिप्लोमेसी से एक उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर वो उम्मीद इतने नाटकीय ढंग से टूटी कि उसने आज के संकट की नींव रख दी। सालों के इस गुप्त युद्ध और बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान की कमर तोड़ दी थी। आखिरकार 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई, जिसे JCPOA कहते हैं। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने पर राजी हो गया और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटाने का वादा किया गया। लगा कि शायद अब ये मसला सुलझ गया है, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद
2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को एक भयानक गलती बताया और अमेरिका को इससे बाहर खींच लिया। ईरान पर पहले से भी कई ज्यादा सख्त प्रतिबंध वापस थोप दिए गए। इसके बाद जो हुआ उसका नतीजा बिल्कुल साफ है। जब तक डील लागू थी, ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट 3.67% पर रुका हुआ था, जो कि एक सेफ लेवल है। जैसे ही अमेरिका डील से बाहर हुआ, ईरान ने भी अपने प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, पहले 20% तक और फिर 60% तक, जो कि हथियार बनाने वाले ग्रेड के बहुत बहुत करीब है। और ये सब कुछ हमें आज की खतरनाक सिचुएशन पर ले आता है, एक ऐसा गतिरोध जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है और जिसकी एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। ईरान ये अच्छी तरह से जानता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो एक अलग ही रणनीति अपनाता है, जिसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर। इसका मतलब है, अगर आप सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते तो आप लड़ाई के नियम ही बदल दो। उन जगहों पर हमला करो जहां दुश्मन की सबसे महंगी तकनीक भी कमजोर पड़ जाए। ये लागत का फर्क ही पूरी कहानी कह देता है। ईरान का एक शाहिद ड्रोन, जिसकी कीमत करीब $20,000 है, उसे मार गिराने के लिए अमेरिका को एक पैट्रियट मिसाइल फायर करनी पड़ती है, जिसकी कीमत है करीब $40 लाख। मतलब ईरान बहुत कम खर्च में अमेरिका को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 20%। पूरी दुनिया का 20% तेल हुर्मुज़ जलडमरू मध्य के इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। और इस रास्ते की चाबी किसके हाथ में है? ईरान के। तो ईरान के हाथ में तुरुप के पत्ते कौन से हैं? हॉर्मुज़ पर उसका कंट्रोल, सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का भंडार, पूरे मिडिल ईस्ट में फैले उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स और खाड़ी देशों की फूड और वाटर सप्लाई को ठप करने की उसकी क्षमता। इन्हीं सब वजह से वो एक सुपर पावर को भी चुनौती देने की हिम्मत रखता है। तो आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। दशकों के अविश्वास, टूटे हुए वादों और लगातार बढ़ते तनाव के बाद क्या अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का ये रास्ता कभी खत्म हो सकता है, या फिर हम एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, सिवाय वक्त के।